विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। इस चुनावी माहौल में आम आदमी के दिमाग में सिर्फ एक मुद्दा भी दिमाग में यह है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें कैसे लाएगी और कहां से लाएगी, क्योंकि उत्तरी भारत में तो सिक्योरिटी पॉइंट आ गया है। आपको मालूम है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा सब में लगभग सारी सीटें 2014 और 19 में बीजेपी जीत चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन आया तो यूपी में 7-8 सीटें में एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उत्तरी भारत में कोई विशेष सीटें हमको मिल पाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सीटें जीत रहे हैं। तो अब हम इस विषय पे विचार करें कि और कहां से आ सकती है। दोस्तों, विपक्ष की जो आशा है वो दक्षिणी भारत से। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी टॉप लीडर्स को मालूम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स एवं स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी भी पूरी ताकत दक्षिणी भारत में लगा रखी है। लगातार उनके दक्षिणी भारत में दौरे हो रहे हैं। कल भी वो तमिलनाडु में थे। दोस्तों, अब हम राज्य वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले हम पश्चिमी बंगाल को लेते हैं। पश्चिमी बंगाल में थोड़े दिनों तक ये माना जा रहा था कि जो 18 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी उससे कुछ सीटें कम ही आने वाली है, ज़्यादा तो आने का सवाल ही नहीं। लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं या सोच रहे थे, आज उनकी पोजीशन भी, सोचने के नज़रिया भी बदल गया है। दोस्तों, आरएसएस ने वहाँ पूरी ताकत लगा रखी है। डोर टू डोर कैंपेनिंग आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बंगाल में जो बीजेपी के लीडर हैं वो हर लोकसभा क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। जो फील्ड की पोजीशन है वो मीडिया में नहीं आ रही है। और वहाँ जो प्रभारी हैं सुनील जी बंसल, वो जमीन पे काम करने वाले जमीनी नेता हैं। उन्होंने ही यूपी को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया था कि यूपी में ज़बरदस्त बहुमत अपना आया। आज वही सुनील जी बंसल पूरी ताकत से बंगाल में लगे हुए हैं। संदेश खाली तो एक घटना है। ऐसे कई काम हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता बंगाल में लगातार कर रहे हैं। और दोस्तों, उनके कार्य को देख करके, जनता की रुचि को देख करके प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है, जो एक चुनावी रणनीतिकार है, कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इस बार पश्चिमी बंगाल में ज़बरदस्त होने वाली है। ममता बनर्जी भी अब अंदर ही अंदर घबरा रही है, डर रही है। उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि हम अपने एरिया में जाने से भी डर रहे हैं, हम अपने एरिया में भी नहीं घुस पा रहे। इस सारी स्थिति को देखते हुए वास्तव में जो सच्चाई सामने आने वाली है वो लोगों के, सबके, चुनाव, जितने भी चुनाव के रणनीतिकार हैं उनके, मीडिया प्रभारियों के, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग इस बार अगर 30 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले लगभग 3 साल में अपना सारा ध्यान दक्षिण पे लगाया है। तमिलनाडु में वो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी जो परसों आदरणीय मोदी जी की जो सभा हुई उसमें जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। ऐसी भीड़ की कल्पना तो स्वयं मोदी जी ने भी नहीं की होगी। लोग दीवाने हो रहे थे। इसका दूसरा कारण वहाँ के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अन्नामलाई,
जिनका आज नाम आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है। अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी तेज गति से आगे बढ़ रही है। वो भी कोई ऐसी गाड़ी में नहीं घूम रहे हैं, ऐसी कार में नहीं घूम रहे हैं, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल वो राहुल गांधी की जैसे नहीं, जनता के बीच में जनता के साथ बराबर यात्रा कर रहे हैं। जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जनता भी उनकी बात को स्थानीय होने के कारण, स्थानीय भाषा होने के कारण उनकी जनता भी उनको पूरी बात सुनती है, तवज्जो देती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि तमिल में दो ही पार्टियां थी, एक डीएमके और एक अन्ना डीएमके। दोनों ही द्रविड़ बेस पार्टियां थी, सनातन धर्म की कोई पार्टी नहीं थी। इसलिए वहाँ के जो वोटर है वो भी वोट देने में इतनी उत्सुकता नहीं रखता था कि किसी को भी वोट दो, आएगी तो पेरियार समर्थक की। लेकिन पहली बार वहाँ सनातन धर्म की के पक्ष में माहौल बना है, जबरदस्त माहौल बना है। इसका सारा श्रेय अन्नामलाई को जाता है। अन्नामलाई ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो पेरियार की मूर्तियां हटा देंगे। तमिलनाडु में इस तरह की घोषणा करना बहुत बड़ी बात है। आज उनके पीछे सारा सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं वो खड़े हो गए। मैं ये तो नहीं कहता कि इस बार तमिल में डीएमके पीछे रह जाएगी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि डबल डिजिट में इस बार तमिलनाडु में बीजेपी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तमिल में बीजेपी का उभार वैसे ही है जैसा 2019 में बंगाल में हुआ था, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की। और तमिलनाडु पे जिस ढंग से आदरणीय मोदी जी ने घोषणाएं कर रहे हैं, तमिलनाडु को जोड़ने का प्रयास किया है, संसद में भी वो सबको लेके आए हैं, तमिल के साधु संतों को, और बनारस और तमिल का संगम कराया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ के आदमियों को, वहाँ के मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। इन सब का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, छोटा सा प्रदेश है केरल, जहाँ आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ यात्रा में केरल को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। क्रिश्चियन के एक बहुत बड़े संगठन ने बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जुड़ने की घोषणा कर दी है। पीटी उषा, एंथोनी जी के पुत्र अनिल एंथोनी, ये सब लोग इस बार बीजेपी के साथ आ रहे हैं। सुरेश गोपी, जो लगातार 2 बार दूसरे स्थान पर रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे। क्रिश्चियंस के आने से, साथ में ईसाइयों के आने से, ईसाइयों को संगठन का समर्थन देने से मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं होगा इस बार अगर बीजेपी वहां से 4-5 सीट अपने पक्ष में ले आए। अभी थोड़े दिनों पहले मोदी जी ने जो वहाँ पे मीटिंग की थी महिलाओं की, वो मीटिंग बहुत ही शानदार और प्रभावशाली रही थी। इस प्रकार केरल में भी इस बार बीजेपी का भगवा लहराने वाला है। अगला स्टेट आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में चाहे जगन रेड्डी जीतो चाहे टीडीपी, समर्थन तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल तय है। लेकिन टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी के साथ बीजेपी का समझौता लगभग हो चुका है। इस बार वहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी के पक्ष में माहौल है। जगन रेड्डी ने काम तो किया है, लेकिन लोग उसकी तुलना टीडीपी के काम से करते हैं तो उन्हें टीडीपी बेटर मिलती है। तो और पवन कल्याण की पार्टी भी उनके साथ में। टीडीपी का वोट परसेंटेज 43% है, बीजेपी का वोट परसेंटेज 7% है, तो दोनों मिलाकर के 50% हो जाते हैं। पवन कल्याण की पार्टी का परसेंटेज 3 या 4% तो है ही। तो इस प्रकार लगभग 53% वोट इस गठबंधन को मिलने वाले हैं।
अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि पहली बार आंध्र में भी बीजेपी की 4 या 5 सीट आने की संभावनाएं बन रही है। अगला प्रदेश तेलंगाना। दोस्तों, विधानसभा में जो गलती की थी बीजेपी ने, इस बार उसको सुधार लिया है। इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला हो रहा है लोकसभा में। बीआरएस जो पार्टी है वो टूट रही है, उसके कुछ नेता बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। इस प्रकार बीआरएस में मनोबल भी टूटा हुआ है विधानसभा हारने के बाद। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 सीट इस बार आंध्रा में डायरेक्ट बीजेपी को मिलने वाली है। अगला प्रदेश आता है कर्नाटक, जहां बीजेपी और जेडीएस में समझौता हो गया है। इस समझौता होने के कारण जो बीजेपी की 25 सीटें अभी है, उसमें एक आध सीट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोई फर्क बीजेपी को नहीं आने वाला है, भले ही सरकार वहां कांग्रेस की हो। एक प्रदेश वो रह जाता है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में भी फील्ड का काम आरएसएस और बीजेपी बहुत मजबूती से कर रही है। पटनायक जी की भी उम्र हो गई है और उनके पीछे कौन संभालेगा ये अभी भी फाइनल नहीं है। और उड़ीसा की जनता भी का रुझान अब बीजेपी की तरफ होने लगा है, क्योंकि राष्ट्रपति भी आदरणीय मोदी जी ने उड़ीसा से बनाया है, जिसका प्रभाव भी निश्चित रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। दोस्तों, ये सब सारी स्थिति देख करके हम ये कह सकते हैं जी है कि मोदी जी और अमित शाह की जो मेहनत दक्षिण में है नजर आएगी, उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अच्छा खासा मिलने वाला है। पहली बार चुनाव होने के बाद आप और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उत्तरी भारत की ही नहीं, दक्षिणी भारत की भी पार्टी बन गई है। दोस्तों, इस सारी स्थिति को देखते हुए विपक्ष होच-पोच है, और विपक्ष की स्थिति क्या है ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ लेना कि विपक्ष की हालत क्या है। विपक्ष की वही हालत है जो आपने इस वीडियो में देखी है। इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। विपक्ष किम करते विमूढ़ है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। वो एक गाना था हमारे ज़माने का कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। यही हालत इंडी गठबंधन की हो रही है। नैतिक दृष्टि से विपक्ष बिखर चुका है, मनोबल विपक्ष का टूट चुका है। दोस्तों, इन सब स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी जी अपना लक्ष्य निश्चित प्राप्त कर लेंगे। वैसे भी नारा है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी का वादा पक्का वादा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।